हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। उसी तैयारी को जारी रखने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सदिश और त्रिकोणीय ज्यामिति के लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और दोबारा फिर पूछे जाएंगे और इन्हीं में से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप इनको अच्छे से कर लीजिए और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को अपने पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस म्यू के कैप लंबवत हैं तो म्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ये लंबवत वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है ना। 1 नंबर में या 2 नंबर में ये जरूर आएगा। तो लंबवत की कंडीशन ये कहती है कि जब दो वेक्टर आपस में लंब हों या लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम इनको। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इनको कोई वेक्टर मान लेते हैं। माना, लिखने का तरीका ये है आपका कि माना ये ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और ये बी वेक्टर है आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस म्यू के कैप, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ये दोनों लंबवत हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं जब सदिश ए तथा बी आपस में लंब हों, आपस में लंबवत हों, तो क्या कंडीशन लगती है। तो कंडीशन ये लगती है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी को जीरो रख देंगे। तो ए की जगह हम अपना ये वेक्टर रख देंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ माइनस 4 जे कैप बी के साथ प्लस म्यू के कैप, है ना, इक्वल्स टू जीरो रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको सबको आता ही होगा करना, ठीक है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई के साथ करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और आई की जे और के साथ तो जीरो हो जाएगी, तो वो तो हम लिखते ही नहीं। हम क्या करेंगे, बस आई और आई के जो मल्टीपल्स हैं बस उनकी गुना करो, दो ही कम दो, है ना। 2 1 जा 2, यहाँ पे ऐसे लिखो और फिर प्लस माइनस माइनस जे का जो मल्टीपल है और इधर जे का जो मल्टीपल है उनकी गुना करो। आई की गुना 4 में हो जाएगी, सॉरी 1 की गुना 4 में हो जाएगी, प्लस माइनस मैंने माइनस कर ही दिया और प्लस प्लस ये प्लस आ गया और 1 की मल्टीप्लाई म्यू में हो जाएगी, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय म्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, 2 - 4 प्लस म्यू इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से बचेगा -2 प्लस म्यू इक्वल्स टू जीरो और ये आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, ठीक है ना, 1 नंबर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वो पूछता है इस क्वेश्चन को, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये कह रहा है कि ए बी सी मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश कौन से होते हैं, मात्रक सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण एक होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, है ना। इनके परिमाण तीनों के क्या हैं, मात्रक हैं, इसलिए 1 होगा। मात्रक सदिश हैं इसलिए इनका परिमाण क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ए की बात दे रखी है तथा उसने ए की बात दी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इनका तीनों का योग जीरो है ना, ये दे रखा है उसने। देखिए अब वो कह रहा है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आसान वाला तरीका आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करिए, आप ये लेकर के चलिए। तब ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का इसी के साथ, तो वो जीरो आएगा पक्का, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो है ही। अब ये जीरो है, जीरो की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, है ना। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा सबकी। ए की मल्टीप्लाई तीनों में करूंगा, फिर बी की मल्टीप्लाई तीनों में करूंगा, फिर सी की मल्टीप्लाई तीनों में करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। सबसे पहले ए डॉट ए की ए में करेंगे, फिर ए डॉट बी ए की बी में करेंगे, फिर ए डॉट सी ए की सी में करेंगे। फिर इसी तरीके से बी की ए में करेंगे बी डॉट ए, इस वाले बी की इसमें करी ए में, फिर बी की बी में करेंगे, फिर बी की सी में करेंगे। तो बी डॉट बी हो जाएगा और प्लस बी डॉट सी हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी की करेंगे, सी डॉट ए हो जाएगा और सी डॉट बी हो जाएगा और सी डॉट सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है। देखिए ए डॉट ए हमेशा क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर, है ना, प्लस अब ये ए डॉट बी है तो इसको ए डॉट बी ही रखिए, प्लस ए डॉट सी है इसको। अब वहां पे देखिए उसने पूछा क्या है, सी डॉट ए या ए डॉट सी, उसने पूछा है सी डॉट ए, तो हम इसको सी डॉट ए लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सी डॉट ए लिख लेंगे, क्योंकि ए डॉट सी और सी डॉट ए दोनों बराबर ही होते हैं, है ना। इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में। अब बी डॉट ए को मैं बी डॉट ए लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं, बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ए डॉट बी पूछा है उसने। बी डॉट बी हो जाएगा बी के परिमाण का स्क्वायर, और बी डॉट सी को बी डॉट सी ही रखो, और सी डॉट ए को सी डॉट ए ही रखो, और सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख लो,
और सी डॉट सी का हो जाएगा सी के परिमाण का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये मिलेगा। यहाँ से देखिए, अब उसने ये कहा था कि ए का परिमाण जो है वो 1 है ना। देखिए ए का परिमाण भी 1 है, बी का भी और सी का भी। तो हम एक यहाँ पे ए के परिमाण की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस। अब ये देखिए ए डॉट बी, ये रहा ए डॉट बी, और कहाँ पे है, ये रहा एक ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी है। तो कितने हो गए, 2 ए डॉट बी है ना, प्लस सी डॉट ए ये रहा और सी डॉट ए ये रहा, तो ये कितने हो गए 2 सी डॉट ए। और इसी तरीके से बी के स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा 1, परिमाण का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी डॉट सी 2 है अपने पास, तो ये हो जाएगा बी डॉट 2 बी डॉट सी, और प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया प्लस, और इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तीनों में से 2 कॉमन लेते ही ये क्या बना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 सबसे पहले उधर पहुंचाएंगे क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं -3, ये 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, और ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आपकी आएगी -3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में या 5 नंबर में वो इसको पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव ए डॉट बी का परिमाण जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा ए के परिमाण और बी के परिमाण के डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो ठीक है, ये हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा, टू प्रूव, हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध ये करना है कि ए डॉट बी का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए के परिमाण और बी के परिमाण के गुना से, है ना। तो देखिए, अब अगर मैं ये देखूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए ये सदैव सत्य होती है बात, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सदैव सत्य होती है ये बात। ये सदैव कब होगी, पहले हम इसको चेक करते हैं, है ना। देखिए, अगर मैं ए की जगह केस फर्स्ट इसमें ये लूंगा, मैं केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में लूंगा यदि ए और बी दोनों जीरो हो जाएं, ए भी और बी भी दोनों ही जीरो हो जाएं, है ना, तो भी ये बात सही हो जाएगी। या इनमें से कोई ए अथवा बी, ए अथवा बी बराबर 0, या तो ये दोनों जीरो हो जाएं या ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो यहां से क्या होगा, तब ए डॉट बी का मोड लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण और बी के परिमाण के, ये संतुष्ट हो जाएगी बात, है ना। तब यहाँ पे हम लिखेंगे संतुष्ट है ना, संतुष्ट है। अगर इसमें से दोनों जीरो हो गए तो 0.0 तो जीरो ही रहेगा, और जीरो का परिमाण भी जीरो, जीरो का परिमाण भी जीरो, तो ये सारा जीरो रहेगा, तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर इनमें से कोई एक जीरो रहा, अब इनमें से कोई अगर एक जीरो रहा तो डॉट प्रोडक्ट इनका फिर जीरो आ जाएगा, और अगर ये जीरो रहा ये ना जीरो रहा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, या ये जीरो रहा ये ना जीरो रहा तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो तब भी संतुष्ट, है ना। तो केस फर्स्ट में तो हम ये लेकर के चलेंगे, या तो ये कंडीशन हो जाए या ये कंडीशन हो जाए, तब तो ये सेटिस्फाई है ना। अब हम आगे देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में ये लेके चलता हूं कि इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है ना। यदि ए डॉट सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी, या मैं ऐसे कहूं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होंगे, जीरो नहीं है बस। अब अगर जीरो नहीं है तो क्या इसके लिए बात सही है, तो हम देखते हैं। देखो ए डॉट बी क्या होता है हमारे लिए होता है, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू में कोस थीटा, यही होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरे का परिमाण ले लेता हूँ, पूरे का परिमाण, तो पूरे का परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण आ जाएगा ए डॉट बी का परिमाण, दोनों तरफ परिमाण ले लिया ना मैंने, इधर का भी परिमाण हो गया और इधर का भी पूरे का परिमाण हो जाएगा। अब इधर का पूरे का परिमाण करने से मतलब ये तो पहले से ही कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस परिमाण का, है ना। कोस थीटा पे फर्क पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा का परिमाण ले लेते हैं। ठीक है, हमने कोस थीटा का परिमाण ले लिया। अब हम जानते हैं, देखिए कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है, कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन मैंने यहाँ मोड कर दिया। अब अगर मोड करूंगा तो ये 0 से वैल्यू बनेगी कोस थीटा की फिर नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकती, अब 0 से 1 तक की आ जाएगी, ठीक है ना। यानी ये तो बात क्लियर है कि कोस थीटा का जो परिमाण है वो हमेशा 1 से छोटा तो होगा ही होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ये और ये, क्योंकि ये लेस देन टू 1 है। देखो ये ऐसे क्लियर समझ में आ जाएगी आपके। हम पहले इस वाले परिमाण की वैल्यू को इसके अपॉन में ले आते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे
हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी का जो परिमाण है इसके अपॉन में आप ये ले आओ इधर बी का परिमाण और इक्वल्स टू कोस थीटा ही रखो, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है ये कोस थीटा के बराबर आ गई, और सॉरी कोस थीटा के परिमाण के बराबर आ गई, और हम जानते हैं कि कोस थीटा जो है, कोस थीटा का जो परिमाण होता है ये होता है आपका लेस देन टू वन, लेस देन इक्वल टू वन, यानी वन से छोटा होता है। तो अगर ये वन से छोटा होता है तो ये भी वन से छोटा होगा, है ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं ये, तो ये भी वन से छोटा होगा। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि ए डॉट बी का परिमाण डिवाइड्स बाई ए का परिमाण और इंटू में बी का परिमाण, ये पूरा लेस देन इक्वल टू वन होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई वापस से इधर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का परिमाण लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है ना। ये बात प्रूफ हो गई। तो ये बात अब भी सही है, ये उन दो केस में भी, पहले वाले केस में भी सत्य थी ये बात, है ना, संतुष्ट हो गई थी। सेकंड केस हम लेकर चले कि ये जीरो नहीं है, तब भी ये, इसके लिए भी ये बात सत्य आ गई हमारी, है ना। देखिए ये बात तब भी सत्य है, तो इसका मतलब ये हर केस में सत्य होगी बात, सदैव सत्य होगी ये बात, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप प्रूफ कर लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस रेखा की द्विकोणीय ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों से समान कोण अंतरित करती है। अब हमें द्विकोणीय निकालनी है उस रेखा की जो x, y और z अक्षों से समान कोण अंतरित करती है। अब आप ये मान लीजिए, माना कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन। माना तो हम ये मान लेते हैं, माना रेखा की द्विकोणीय, रेखा की द्विकोणीय आपके पास पहली है एल कोस एल्फा, दूसरी है एम बराबर कोस बीटा, और तीसरी है एन बराबर कोस गामा, है ना। अब उसने ये कहा है कि समान कोण अंतरित करती है, हम ये कह रहे हैं, उसने ये कहा है कि दिया है कि समान कोण अंतरित करती है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, जहां पे ये अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस के साथ कोण, वाई एक्सिस के साथ कोण और जेड एक्सिस के साथ कोण है उस रेखा के। आप ये बात लिख दीजिएगा, माना अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण तथा वाई एक्सिस के साथ बनाया गया कोण तथा जेड एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। उसके बाद उसने ये दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर है। अब हम एक कंडीशन जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर वन होता है ना, ये एक कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे, एल की जगह एल वाला रख देंगे, ये तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन। तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन। तो कितना हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन बाई थ्री, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है ना। ये आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो कॉस बीटा भी यही होगा, कॉस गामा भी होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है ना। तो आपके पास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, ये तीनों जो हो गए ये आपके प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट तीन हो गए, है ना। तो द्विकोणीय क्या होंगी, तो द्विकोणीय आपकी ये हो जाएंगी प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री कोमा प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस कोमा प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ये आपकी द्विकोणीय हो गई, ठीक है ना। क्योंकि द्विकोणीय क्या थी, एलएमएन ही तो थी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। देखिए ये द्विकोणीय तो थी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब ये बराबर है, कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा, और ये हमने क्या निकाला, वन अपॉन रूट तीन, यानी तीनों वो वन अपॉन रूट तीन ही है, तो हमने द्विकोणीय लिख दी कोमा लगा करके, ठीक है ना। बस ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए पर बी का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ना, ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आसान है ये, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ए वेक्टर उसने दिया है, ए वेक्टर उसने क्या दिया है, टू आई कैप थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। तो ये हो जाएगा आपका टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, है ना। अब देखिए दूसरा उसने वेक्टर दिया है बी वेक्टर, मान लो इसको माना, है ना। बी वेक्टर उसने दिया है आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है ना, यही दिया है ना, आई टू और के, ठीक है। अब देखिए यहां से उसने कहा है कि ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, मतलब पहले वाले का ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है वो अपॉन में आता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। जैसे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप जो होता है वो होता है आपका ए डॉट बी अपॉन
जिस पर निकाले हैं उसका परिमाण नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जिस पर निकाले हैं उसका परिमाण नीचे आएगा। तो ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, ऊपर क्या आएगा, ए डॉट बी यानी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इनटू में आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और अपॉन में आएगा बी का परिमाण। बी का परिमाण क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। परिमाण निकलता है इनके मल्टीपल का स्क्वायर करके, उसका रूट करके। तो यहाँ से ये डॉट कैसे निकलेगा भाई, 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 की गुना 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और अपॉन में आएगा अंडर रूट, ये 1 आ गया, ये प्लस 4 आ गया, ये प्लस 1 आ गया, तो कितना हो गया 6 और 2 8 और 2 10, और बटे में आ गया 4 5 और 1 6, अंडर रूट 6, 10 रूट 6। बस आप यहीं पे इसको छोड़ दो, इसका प्रक्षेप यही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे रूट छोड़ते नहीं है इस वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रूट 6 अपॉन ये 6 आ जाएगा, और 2 पंजे 10, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 5 रूट 6, 5 रूट 6 अपॉन में 5 रूट 6 और अपॉन में आ जाएगा 3। आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है, कैसे करेंगे इसको, सिक्स क्वेश्चन को, यदि 3 सदिश एबीसी इस प्रकार हैं कि ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण उसने दे रखा है, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण को ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो उसने बात दी हुई है उसको लिख देते हैं ना। दिया है, क्या दिया है उसने, कि ए का परिमाण जो है वो 3 है, और बी का परिमाण जो है वो 4 है, और सी का परिमाण जो है वो 5 है ना, ये लिख दिया हमने। कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। अब जो ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक, यानी जो मान लो पहला ए की बात करते हैं, जो ए है वो अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो अन्य 2 सदिश कौन से हैं, बी और सी, इनका योगफल क्या होगा, बी प्लस सी, और अगर ये इस पे लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। इसी तरीके से बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए प्लस सी के साथ क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा वो ये कह रहा है कि सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए प्लस बी के साथ क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, और लंबवत की कंडीशन ये कहते हैं कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया, जो लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, आगे चलते हैं। उसने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण को ज्ञात करना है। तो जब भी परिमाण ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए तब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मुझे परिमाण निकालना है तो मैं इसके परिमाण का स्क्वायर लेके चलूंगा, और इसके परिमाण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, है ना, और इसका डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम पीछे करके ही आए, बिल्कुल सेम है वो, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट करके आए थे। तो वो क्या आया था, a के परिमाण का स्क्वायर आया था, प्लस b के परिमाण का स्क्वायर आया था, प्लस c के परिमाण का स्क्वायर आया था, और प्लस उसमें आया था 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और इंटू सॉरी प्लस सी डॉट ए, उसमें ये था, है ना, सी डॉट ए था, ये आया था वहां पर। तो इन सब की वैल्यू अपने पास है ही, है ना। तो देखिए क्या होगा, अब ये देखिए ए का परिमाण क्या है, ए का परिमाण है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और बी का परिमाण है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सी का परिमाण है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये हो गया 2 ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए। ये कहाँ से लाएं, तो देखिए यहाँ से ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा, है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 हो जाएगा, है ना, और बी डॉट ए और बी डॉट सी, या आप यहाँ से एक कंडीशन बना सकते हैं। देखिए चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ अभी, ये ए डॉट बी आ गया, और बी डॉट सी आ गया, और सी डॉट ए आ गया, है ना। इसको हम क्या करते हैं अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो ये होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, और ये होगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी को बी डॉट सी भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अगर इन तीनों समीकरणों को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 2ab बन जाएंगे, 2bc बन जाएंगे, 2ac बन जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इक्वेशन इस वाली को 3, इस वाली को 2, इस वाली को 1, तो समीकरण 1 2 व 3 से, या 3 को जोड़ने पर अगर मैं उन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए तो मेरे पास ये बन जाएगा 2a डॉट बी, है ना, 2 तो ए बी हो गए, ये भी तो ए बी है ना, तो 2 तो ए बी हो गए, और 2 ही बी सी हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 बी सी हो गए, और 2 ही सी ए हो गए, ठीक है ना, सब 2 2 हो गए, 2 कॉमन ले लिया सबका, और इधर क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट हैंड साइड में 0 रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में इन सबको जोड़ दिया हमने। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये पूरा ही 0 है, तो मैं ये पूरा ही 0 रख दूंगा, है ना, बस यहाँ पे रख देंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको 4 इक्वेशन कह लो, इसको 5वीं इक्वेशन कह लो। अब समीकरण 4 व 5 से यहाँ पे ऐसे लिख दो, समीकरण
4 व 5 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, और ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये 0 खत्म होगी बात। ये क्या आ जाएगा आपके पास भाई, 25 और 16, 5 और 6 31 और 10 41 और 9 50, ये तो हो गया आपका पास 50, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण इक्वल्स टू अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2, 25 का रूट से बाहर आएगा 5, अंडर रूट 2, बस ये आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है पी का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जो परस्पर लंब वाला आ गया है ना, ये लंब वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे अच्छा वो तो सदिश रूप था आपका जो पहले उसने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया था ये वाला लंबवत वाला, ये सदिश रूप था इसका, हमने डायरेक्ट रख दिया था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर 0 होगा, है ना। सेम इसी तरीके से ये कार्तीय रूप है, अब की बार कार्तीय रूप है। कार्तीय रूप इस समीकरण इस फॉर्म में होता है ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, है ना। इस तरीके का रूप होता है, इसे कार्तीय रूप कहते हैं। अब अगर इस कार्तीय रूप में उसने दो समीकरण दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, मानक रूप में बनाएंगे, और फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यू लेकर के सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है ना। तो देखिए सातवां क्वेश्चन, क्या कहता है भाई, ये इसने जो समीकरण दी हैं आपको सातवें क्वेश्चन में, ये पहले मैं लिख लेता हूं, है ना। देखिए ये लाइन उसने दी है, दो सदिश दिए हैं कार्तीय रूप में, है ना, वो कह रहा है कि ये परस्पर लंब है। अब हमें ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मानक रूप में बनाएंगे। मानक रूप में मतलब पहले x आना चाहिए, x के बाद कांस्टेंट आना चाहिए, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो ये बना x माइनस वन, और अपॉन में बचा 3, ये इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस टू अपॉन 2p, और इसमें से जू का तू, इसको तो मैं जू का तू ही लिख दूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या आएगा, इसके बाद अब इस वाली को भी, इस समीकरण को सही को करके लिखेंगे। -7 कॉमन लिया तो x माइनस वन बचा, और अपॉन में आ गया 3p, और इक्वल्स टू ये सेम रहेगी y माइनस 5 अपॉन 1, और इसमें से माइनस कॉमन लेकर के z माइनस 6 अपॉन 5 लिख देंगे इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर सिर्फ x माइनस एक्स वन ही होना चाहिए, और कुछ भी हो उसको नीचे पहुंचा दो, तो यहाँ से x माइनस वन अपॉन ये माइनस में नीचे पहुंचा दूंगा, -3 हो गया। इसी तरह y माइनस टू अपॉन ये 7 इसके अपॉन में आ जाएगा 2p अपॉन 7, ठीक है। जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में होगा वो यहाँ डिवाइड में आता है नीचे, तो इस नीचे वाले के डिवाइड में लिख दो, z माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस को हटा देंगे, x माइनस वन अपॉन ये जो -7 था, ये नीचे -3 पे अपॉन -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन 1, और इक्वल्स टू हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन -5, ठीक है ना। अब इन दी गई रेखाओं की तुलना, है ना, इन रेखाओं की तुलना x माइनस एक्स वन अपॉन a1, y माइनस वाई वन अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और x माइनस एक्स टू अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर, है ना। अब इससे इनकी तुलना कर देंगे, से करने पर, तो देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, है ना, इस फॉर्म में बनाया हमने, ये मानक रूप है इसका, बिल्कुल ठीक है ना, जनरल फॉर्म, तो इस फॉर्म में बनाया हमने पहले इसको। अब तुलना करेंगे, जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2, बस इनकी जरूरत है हमें, तो यहाँ पे जो नीचे है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2p अपॉन 7, और c1 की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये माइनस के 3p अपॉन 7, माइनस की 3p अपॉन 7, और b2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू माइनस के 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे चूंकि दोनों रेखाएं लंब हैं, अब हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, अतः क्या कंडीशन लगती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 होगा, ठीक है ना। तो हम a1 a2 की वैल्यू रख देते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 2p अपॉन 7 प्लस, और सॉरी a1 ये है, a2 ये है, -3p अपॉन 7, -3p अपॉन 7, और b1 है आपका 2p अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई b2 यानी 1, c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है -5, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस के 9p बटे 7, ये प्लस के 2p बटे 7, ये माइनस के 10, इक्वल्स टू 0।
है ना। 9 2 11p, 11p बटे 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 10, और यहाँ से 7 इधर चला गया 70, 11 अपोन में आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 70 बटे 11, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये p का मान आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई दफ़ा आया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आया आप उसको इजीली कर पाओगे, बस आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाओं इतने और इतने के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन हर पेपर में, हर साल, हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। कोई एक आध सेट ही ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, अदरवाइज 8 नंबर में ये एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। आप इसको लिख करके ले जाओ, पक्का ये आपको 8 नंबर में मिलेगा, इसके जैसा हो या ऐसा हो, ठीक है ना। जरूर 8 नंबर में आपको न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप न्यूनतम दूरी के 3 केस हैं, बस तीनों केस को अच्छे से करके चले जाना, आपके 8 नंबर पक्के बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखिए कैसे 3 केस हैं, पहला वो इस फॉर्म में दे रखा हो, या जो ये नेक्स्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं, और तीसरी कार्तीय फॉर्म है। 3 फॉर्म है इसकी, अब तीनों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, है ना, और तीनों आसान है, तो मैं तीनों आपको बताऊंगा, आप इनको अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। देखिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें 8वें क्वेश्चन में, है ना। तो 8वां क्वेश्चन में मैं लिख लेता हूँ, दी गई रेखाएं, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, ये पहली तो दे रखी है इसने, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस, सॉरी आर आर आई कैप प्लस जे कैप है इसमें, तो आई कैप प्लस जे कैप और के कैप है नहीं, प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और फिर तथा दूसरी उसने दी है आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, है ना, ये दिया उसने। इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं इनको, आप स्टेप वाइज आप इसको समझिए, और बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो ये दी गई रेखाएं हैं, इनकी तुलना दी गई रेखाएं ये की तुलना किससे करो, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 से करने पर, है ना, इनसे तुलना कर देंगे। तो देखिए लैम्डा वाली इक्वेशन में जो ये पहले वाला वेक्टर होगा ये तो होगा a1, और जो लैम्डा के मल्टीप्लाई में है ये होगा b1, ठीक है। फिर म्यू वाली इक्वेशन में जो म्यू के आगे है ये होगा a2, और म्यू के मल्टीप्लाई में है ये होगा b2, है ना, सेम। बस ये आपको तुलना करके लिखना है। अब यहाँ से आपको क्या मिला, a1 मिला आपको, a1 वेक्टर है ये, b1 वेक्टर है, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर, a1 वेक्टर आपको मिला आई कैप प्लस जे कैप, फिर इसी में आपको b1 मिला, b1 वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला, ये a1 ये b1। अब नीचे वाले से a2 मिलेगा, a2 क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बहुत आसान है। अब b2 मिलेगा आपको ये वाला, ये होगा 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना, ये मिल गया। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, a2 माइनस a1 निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है नाउ, अब आपको a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेना है। बताऊंगा क्यों निकाल लें हम ये, क्योंकि इसकी फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। तो a2 क्या है आपके पास, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, अब इसमें से हम ये घटाएंगे आई कैप प्लस जे कैप, 2i कैप में से आई कैप गया, आई कैप बचा, जे कैप में से जे कैप गया, ये तो 0 हो गया, 0 जे कैप, और माइनस के कैप, माइनस के इधर है ही नहीं तो माइनस के कैप आ जाएगा, यानी ओवरऑल ये आई कैप माइनस के कैप आ गया, ठीक है ना। अब आप b1 क्रॉस b2 भी निकाल लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप, जो b1 के वेक्टर हैं उनके आई जे के मल्टीपल उठा लो, b1 के आई जे के मल्टीपल यानी गुणांक 2 माइनस 1 और 1, यहाँ पे रख दो 2 माइनस 1 और 1, फिर b2 के मल्टीपल उठा लो, b2 के गुणांक आई जे के 3 माइनस 5 और 2, आई के नीचे आई का मल्टीपल, जे के नीचे जे का मल्टीपल, के नीचे के का मल्टीपल रख दो और सॉल्व कर दो इसको। तो यहाँ से क्या आएगा, आई कैप इंटू प्रसार कर दो इसका, तो ये पहली रो के सापेक्ष करना आपको प्रसार, ठीक है ना। तो प्रसार जब हम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आई कैप आ जाएगा, ये रो ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी -2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी -5, और माइनस बीच में होगा तो -2 प्लस 5 आएगा, 5 में से 2 गए, ये 3 बचा, फिर माइनस जे कैप आया। अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 प्लस के कैप। अब ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस के 10 और माइनस माइनस प्लस 3, -10 प्लस 3 -7, ठीक है ना। ओवरऑल आपके पास आया 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है, b1 क्रॉस b2 आ गया। इसके परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी बस 7 के साथ निकाल ही लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, परिमाण इसका कैसे निकलेगा 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर,
कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, है ना। 49 और 1 50 और 9 59 √59, ठीक है ना। ये आपका इसका परिमाण आ गया। अब देखिए आपकी न्यूनतम दूरी क्या होती है ना। तो दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, अब आप ऐसे लिखो, दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। इन रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, देखिए d बराबर, पहले तो पूरे का मोड लगाओ क्योंकि ये दूरी है निगेटिव नहीं आनी, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, है ना, और अपॉन में रख दो b1 क्रॉस b2 का परिमाण, b1 क्रॉस b2 का परिमाण और मोड, ठीक है। तो d इक्वल्स टू, अब देखिए क्या होगा, a2 माइनस a1 हमने निकाला था, क्या आया था a2 माइनस a1, ये आया था a2 माइनस a1 आई कैप माइनस के कैप, तो हम ये रखेंगे आई कैप माइनस के कैप, तो ये आएगा आई कैप माइनस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 क्या है, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, तो ये रख दो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, और अपॉन में आ जाएगा इस b1 क्रॉस b2 का परिमाण, वो हमने निकाला ही था, √59 आया था, है ना, √59। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई के मल्टीपल की आई के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 आ गया, 3 गुना 1, फिर माइनस 1 की गुना जे के मल्टीपल के साथ होगी, इधर जे का मल्टीपल है नहीं तो 0 की गुना -1 में होगी, और फिर माइनस प्लस -1 की गुना होगी -7 में, और अपॉन में 59 आएगा अंडर रूट में 59 और इसका मोड। अब ये क्या होगा, देखिए ये तो 3 है और ये माइनस माइनस प्लस 7 है, ये तो 0 हो गया, तो 7 और 3 10 हो गया, 10 बटे कितना हो गया, √59 ये आपका डी आया। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नीचे अगर रूट नहीं लाना तो √59 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपकी दूरी आ गई, और इसमें आप मात्रक लिख देना, ठीक है ना, जो भी मात्रक होगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान है और पेपर में हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे ये आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा बी है, और यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 नहीं है। अब ये देखो b1 और b2 दोनों सेम है, तो हम b1 और b2 ना लिख करके सिर्फ b लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये दोनों सेम है। और जब b वाले की बात आएगी तो आप उसको कैसे लिखेंगे, जब b वाले की बात आएगी तो आप उसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, मैं इससे अगला क्वेश्चन करा दूंगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगेगा आपका। इसमें क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला ये लगेगा 9th वाले में, जो दूरी होगी d इक्वल्स टू मोड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही b है तो इसलिए b का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा a2 माइनस a1 के साथ, और नीचे b का परिमाण आएगा, ठीक है ना, और इसका मोड। बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें b1 क्रॉस b2 तो करना नहीं, क्योंकि दो b आपके पास नहीं है, सिंगल a, दो एक ही b है, एक ही b है आपके पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, b का क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ निकालेंगे, ठीक है, कर लोगे, इजी है, पेपर में आया हुआ भी है, कई दफा आया हुआ है, इसको भी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ये अलग है थोड़ा सा, बस वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। दी गई रेखाएं जो हैं वो मैं लिख लेता हूँ पहले, है ना, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, दी गई रेखाएं कार्तीय रूप में दे रखी हैं इसने, x + 1/7, y + 1/-6 और z + 1/1, और इसके साथ x - 3/1, y - 5/-2, y - 5/-2 और z - 7/1, z - 7/1, ये उसने दी गई रेखाएं हैं, दे रखी हैं रेखाएं, है ना। अब इनकी तुलना देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना सब, हाँ, सबसे पहले x है, y है, z है, यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे x हो और x के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, y हो y के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, z हो z के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, ऐसे ही यहाँ पर है। तो इनकी तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना किससे करेंगे, हम इनसे करेंगे, x - x1/a1, y - y1/b1 और z - z1/c1, और x - x2/a2, y - y2/b2 और z - z2/c2 से करने पर, तो यहाँ से देखें हमें कितनी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ से हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। सबसे पहले जब इनकी तुलना ऊपर वालों की हम करेंगे तो x1 y1 और z1 मिलेगा,
ये देखिए एक बात बताता हूँ, अगर ये दोनों साइन अलग अलग दिखे आपको तो बस x1 की वैल्यू ये माइनस में ले लेना, x1 की वैल्यू -1 है ना, -1, x1 की वैल्यू -1। अब ये देखिए इनके भी दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो y1 की वैल्यू -1, y1 भी -1 आएगा। फिर इन दोनों के साइन भी अलग अलग हैं, तो ये z1 की वैल्यू भी क्या आएगी, z1 की वैल्यू भी -1 आएगी। और ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। ये a1 क्या हो गया 7, b1 क्या हो गया -6 और c1 क्या हो गया 1। और इसी तरीके से यहाँ से अब देखिए अगर सेम साइन हो जाएं, इनमें तो अलग अलग साइन थे, साइन अलग अलग थे इसलिए x1 का अपोजिट साइन लिया था हमने 1 का। अब अगर साइन इनके दोनों के सेम हो जाए, चिन्ह इनके सेम हो जाए, तो x2 की वैल्यू डायरेक्ट 3 रखो, y2 की वैल्यू डायरेक्ट 5 रखो, z2 की वैल्यू डायरेक्ट 7 रखो। तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 3, y2 आ जाएगा 5, z2 आ जाएगा आपका 7। ठीक है, इसी तरीके से a2 क्या आ जाएगा 1, b2 -2, c2 1, a2 1, b2 -2 और c2 आपका 1। अब दोनों दी गई रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें जो लगेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दूरी का फॉर्मूला होता है आपका दी गई रेखाओं के बीच दूरी, दी गई रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, है ना, d इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये कहता है कि सारणिक बनाओ x2 - x1 रखो, y2 - y1 रखो, z2 - z1 रखो, अपॉन में a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये रख दिया आपने, है ना। अब इसके डिवाइड में आप रखो अंडर रूट। अब देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले आपको बस ये समझो आप कि मैं फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देते हैं, इसकी गुना इधर करते हैं, इसकी गुना इधर करते हैं, बस यही करना है। b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस लगाओ, यहां प्लस लगाओ, ठीक है ना। तो ये गया, अब क्योंकि यहां पे आ गया तो ये गया, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, तो a1 c2 - a2 c1, a1 c2 - a2 c1 का स्क्वायर लगाओ, प्लस अब ये गया, तो a1 b2 - a2 b1, a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे हम प्रसार नहीं कर रहे हैं, बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है ना। इस तरीके से इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। तो ये इसका दूरी का फॉर्मूला है, बस सारी वैल्यूज आप इसमें रखिए और आंसर निकाल लीजिए, आसान है ना। तो देखिए ऊपर क्या आएगा x2 - x1, 3 में से एक गया, माइनस का एक गया, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा। y2 - y1, तो 5 और 1 6 हो गया, 7 में से एक ये माइनस है तो 8 हो जाएगा ये भी। अब a1 b1 c1 यानी 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1, 1 - 2 और 1, 1 - 2 और 1, ये तो हो गया ये। और अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आपका ये आ जाएगा b1 c2 - b2 c1। अब देखिए b1 c2, या तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो आप b1 c2 की, या यहीं से देख लो, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो हमने क्या किया b1 c2 ऐसे किया, हमने इसकी गुना इसमें और माइनस इसकी गुना इसमें करी, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 2 -4, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाओ a1 c2, अब यहाँ देखो a1 c2 यानी इसकी यहाँ पे करनी और फिर माइनस इसकी यहाँ पे करनी, तो इसकी यहाँ पे करो 7 और -1, 7 - 1 6 बचा ना, तो 6 का स्क्वायर, प्लस आगे चलो a1 b2 - a2 b1, तो यहाँ की यहाँ फिर माइनस यहाँ, 7 में से 7 की गुना 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, -14 और माइनस माइनस प्लस 6, -14 + 6 -8, है ना, का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, d इक्वल्स टू ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, 4 गुना ये गया सेम, ये और ये था तो -4 ही आएगा। अब -6 बीच वाला लगाओ, ये वाला, ये गया 7 - 1 6 आया, फिर प्लस लगाओ 8, क्योंकि हम पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो ये गया -14 + 6 तो -8 ही आएगा, है ना। और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ऊपर भी यही बनेगा। और चूंकि ये दूरी पूरी की पूरी हमें क्या मोड में लेनी है, ठीक है ना, ये दूरी ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, तो पूरी इसको मोड में ले लो, है ना, पूरी मोड में ले लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए 4 चौक 16, 6 चंग 36, 8 2 64, यानी सेम वही बना जो नीचे बन रहा है, ऊपर वालों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 16 + 36 + 64 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में भी यही है। अब देखिए 64 36 100 हो गए और 116 हो गए, तो 116 ये आ गया, तो और ऊपर में मोड लगा हुआ था, तो मोड तो इस माइनस को प्लस कर देगा, है ना, ये मोड इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ऊपर क्या आएगा आपका, तो यहाँ से ऊपर जो आएगा आपका, ये ऊपर भी 116 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट में 116 आ जाएगा, और ये डी की वैल्यू है आपकी, है ना। तो अब एक रूट 116 से एक रूट तो काट सकते हैं ऊपर वाले का, तो रूट में 116 आ जाएगा। अब रूट 116 कैसे निकलता है बाहर, देखिए 116, 2 पंजे 10, एक इधर गया, 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, 2 नीम 18, फिर बस 29 आ गया, 2 रूट 29 लिख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 रूट 29, ठीक है ना।
ये आपकी क्या आ जाएगी, इकाई आ जाएगी, क्योंकि दूरी है या मात्रक आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मात्रक ना लिख करके आप इकाई लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन इकाई लिख लेना, ठीक है ना। ये आपका कार्य रूप वाला है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और किस तरीके से ये फॉर्मूला हमने आपको याद करने का तरीका बताया है इसको, है ना, वो याद रखना है, ठीक है, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने ऐसी दो कार्य समीकरण दी है और उनके मध्य कोण। अच्छा, एक बात और है, ये मैं आपको बता दूं, ये कार्य जो समीकरण है इसको आप सदिश रूप में भी बना सकते हैं। सदिश रूप में बना करके जो पीछे की इक्वेशन थी हमारी, जो पीछे क्वेश्चन था ये वाला, आप इस वाली जो रेखा है, इन वाली रेखाओं को इस रूप में भी बना सकते हैं, और इस रूप में बनाने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगा लीजिए, वो भी आसान है, ठीक है ना, आप उससे भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य कोण ज्ञात कीजिए, 11वां क्वेश्चन है ना, 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन, ये रेखाएं उसने दे रखी हैं, इनके मध्य कोण हमें ज्ञात करना है, मैंने रेखाएं लिख ली हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन रेखाओं की सेम उसी तरीके से तुलना करनी है, हमें रेखाओं की तुलना किन से करनी है, वही x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप वो लिख देना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना इससे, और ये लाइन लिख लेना ये वाली से करने पर, ठीक है ना, ये आप लिख लेना से करने पर। यहाँ पे x1 की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, वैल्यू वैसे x1 और y1 z1 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो हम सिर्फ a1 b1 c1 उठा लेते हैं ना, तो a1 हमारे पास 3 है, b1 हमारे पास 5 है, और c1 हमारे पास 4 है। ये सेम पीछे वाली लिख ली है, मैंने 2 बार लिख चुका हूँ, ठीक है ना, आप वहाँ से बिल्कुल लिख लेना इसको। और यहाँ पे आपको a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी 1, b2 की वैल्यू भी 1, और c2 की वैल्यू आपके पास मिलेगी 2, ठीक है। अब जो फॉर्मूला कहता है दो रेखाओं के बीच का कोण हमें निकालना है ना, तो दी गई रेखाओं के बीच का कोण हम यहाँ लिख लेते हैं, दी गई रेखाओं के बीच का कोण, दी गई रेखाओं के बीच कोण, हमें अगर कोण निकालना है तो कोण के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2, और पहली बात तो मोड ही आता है पूरे का, तो ऊपर ही ले लेते हैं बस, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 c1 c2, और अपॉन में आएगा आपके अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, इसमें वैल्यू रख देते हैं बस सारी, ठीक है ना, जितनी भी वैल्यू अपने निकाली है ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो ये होगा कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस b1 b2, 5 की गुना 1 में होगी तो 5 एकम 5, और 4 की गुना 2 में होगी 4 दूनी 8, और मोड है ताकि नेगेटिव ना आए, और अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो आपके पास ये कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8, 8 और 5 हो गए 13, और 3 16, ये तो हो गया 16 आपका। अब 16 पे मोड़ लगाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस ही है वो तो। अब अब हम इन्हें देखते हैं, 25 और 16 43 और 9 50, अंडर रूट 50 तो ये हो गया आपके पास, और अंडर रूट 4 5 6 ये हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। अब इसको देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 अपॉन रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, और इंटू में लिख सकते हैं हम रूट 2 इंटू रूट 3, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये कटेगा तो है नहीं, है ना, तो हम देखिए इसको कैसे करते हैं, ये बनेगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू 16 अपॉन ये आ गया 5, और रूट 2 की 2 में करके 2 आ गया, और रूट 3 की ऊपर नीचे हमने कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो ये कट गया 2 से, 2 8 16 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 8 रूट 3 बटे ये 3 आ गया, और 3 पंजे 15 आ गया, ये आ गया आपके पास। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 8 रूट 3 बटे 15 आ गई, और क्योंकि हमें बीच का कोण निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कोस इनवर्स 8 रूट 3 बटे 5, ये आपके पास बीच का कोण आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको कार्य रूप में दे रखा है इसने, है ना, और ये क्वेश्चन आपको सदिश रूप में भी वो दे सकता है। सदिश रूप में मतलब इस वाली इक्वेशन को दे दे बना करके ऐसी दे दे, और इनमें कह दे कि बीच का कोण निकालो, जैसे ये दे रखी है, ये सदिश रूप है। इसमें अगर वो ऐसी इक्वेशंस दे दें आपको बना करके समीकरण रेखाएं, और वो कह दे कि इनके बीच का कोण निकालो, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, एक्स्ट्रा में ये बता देता हूँ सदिश रूप के लिए, सदिश रूप के लिए, सदिश रूप के लिए, सदिश रूप के लिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा b1 का b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 का परिमाण और b2 का परिमाण, ठीक है, और ये पूरा मोड में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, बस आप ये रख दो। और b1 b2 आप कहाँ से पता लगा सकते हैं, ये है आपके, ये b1 हो जाता है, ये b2 हो जाता है ना, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये और ये हैं। बहुत आसान है। अब हम कहेंगे दी गई भुजाएं, ऐसे लिख लेते हैं, दी गई भुजाएं, दी गई भुजाएं, भुजाएं क्या दे रखी हैं, एक दे रखी है a वेक्टर इक्वल्स टू
3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। और दूसरी भुजा दी है उसने बी वेक्टर, वो दी है आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। ये भुजाएं उसने दी हैं। अब वो आपको कह रहा है कि भाई आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो वैसे अगर हम देखें तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा उसका, है ना। अगर आयत का देखें हम, है ना, तो इसी तरीके से बस यहाँ पे वेक्टर में क्या है, बस उसका ए क्रॉस बी का परिमाण ले लो, बस वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकलेगा, पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहाँ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस बी, क्रॉस तो ऐसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे आई जे के निकालते हैं हम, आई जे के कैसे निकले, सॉरी ये एक क्रॉस बी, 3 1 और 4 इसके मल्टीपल लिख लिए, 3 और 1 4, 1 माइनस 1 और 1 ये लिख लिया, है ना। अब इसके गुना करेंगे, देखिए आई कैप इंटू ये गया 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 5 हो गए, फिर माइनस जे कैप, इसकी रो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दीजिए, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस के कैप, इसके कॉलम इसकी रो छोड़ दो, -3 -1 -4 आ जाएगा, ठीक है। ये बना 5 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के 4 के कैप, ये आपका बन गया ए क्रॉस बी। और अगर इसका आपको परिमाण निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण, तो परिमाण क्या आएगा, देखिए इसका परिमाण आपके पास मिलेगा आपको अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया आपका 25 और 16 42, 41 और 1 42, अंडर रूट 42। अंडर रूट 42 का बाहर क्या आएगा, अंडर रूट 42 को हम लिख सकते हैं 42 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21 को कुछ नहीं लिख सकते, रूट 42 ही रखना पड़ेगा हमें, है ना। तो बस रूट 42 और यही क्षेत्रफल था इसका, बस इसको उठा करके यहाँ रख देना, फिर लिख देना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी का परिमाण आ गया रूट 42 और इसी को लिख देना वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अगर अच्छे से कर लेंगे आपकी तैयारी अच्छी भी हो जाएगी और आपके अच्छे नंबर भी इस चैप्टर से आ जाएंगे, ठीक है ना। और आप इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। और अभी मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा, उनको भी अच्छे से लगा लेना, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।